कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई तो बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बात करेंगे और कुछ ऐसे समीकरण बात करेंगे जो लगातार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, मात्र 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर बहुत ढेर सारे वीडियोस है, वहां पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के लास्ट पे आई बटन पर मिलेगी, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं। यदि आप हमारे कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं, बायोलॉजी के वीडियोस देखना चाहते हैं, फिजिक्स के वीडियोस और जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो ये सारे टॉपिक्स को आप यूट्यूब पर जब सर्च करते हैं तो सर्च बॉक्स में लास्ट पे हमारा नाम लिख दीजिए बायो अमन, हमारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। सबसे पहले हम पहले एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और प्लीज जवाब आप लोग देना है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है, बताइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एल्कीन, एल्काइन, पैराफीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा पैराफीन। क्या होगा? पैराफीन का मुख्य गुण होता है क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछे जाते हैं कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? आप लोग अधिकतर देखे होंगे, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। आपके पास 4 ऑप्शन मैं दे देता हूं, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी क्रिया है? लोहे पर जंग लगना, जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाना, कौन सी क्रिया होती है? यानी कि लोहा कहाँ रखा है? लोहा ऑक्सीजन के क्षेत्र में रखा हुआ है ना। उसमें ऑक्सीजन बार बार टकरा रही टकरा रही टकरा रही। तो ये कैसी अभिक्रिया है सर? कैसी है? बोलो मेरे साथ, बोलो जल्दी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप पूछोगे भैया ये तो आप पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री, तो ये आप बायोलॉजी के क्वेश्चन कहाँ से घुसा दिए? देखो ये क्वेश्चन 2017, 16 और 14 में पूछा भी गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन, रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पहला ऑप्शन है उपचयन, ऊष्माक्षेपी, अपचयन और ऊष्मा शोषी। ABCD 4 ऑप्शन। अपचयन, उपचयन, ऊष्माशेषी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो जो श्वसन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया, कोई बता सकता है? तो जो श्वसन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है यानी कि श्वसन की क्रिया के बाद क्या निकलती है? ऊष्मा बहुत तेजी से निकलती है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको हम ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ऊष्मा शोषी क्या होता है कि जब अगर ऊष्मा शोषी होता है तो श्वसन की क्रिया, जब हम श्वसन कर रहे होते तब हमको बहुत ऊष्मा देना पड़ता, तब श्वसन होता, नहीं तो ना होता। जैसे ट्रक को चलाने के लिए, ट्रैक्टर को चलाने के लिए सबसे पहले तेल डालना पड़ता है तभी वो चलेगी, नहीं चलेगी, है ना। लेकिन तुम कोई ऐसी गाड़ी बना दो खड़ी हो चल गई, उसको ढाल में खड़ा कर दो खड़ी हो चल गई, वो चल गई तो उससे एनर्जी निकली, एनर्जी निकली तो हमने उससे दूसरा काम कर लिया, तो वो हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। चलिए आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। बताइए लेड सल्फेट का
लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताओ, बता सकते हो? लेड, ये सब चीजें अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपको याद आ रहा होगा। लेड को बोलते हैं पीबी, है ना, पीबी। सल्फेट क्या होता है? एसओ। अब बताओ, पीबी तो सब में लिखा है, पीबी 2, SO4, SO3, SO2, PbSO4 का होल ट्वाइस, PbSO4 का होल थ्राइस। तो लेड जो होता है, लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? लेड तो पीबी हो गया, सल्फेट क्या हो गया? तो हो गया SO4। तो लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? PbSO4। क्लियर है? इसी तरह पूछ लेता है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, है ना, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ, बता सकते हो? लेड का हो गया पीबी, नाइट्रेट NO3, लेकिन लेड के साथ जुड़ा है तो इसका होल ट्वाइस लगेगा ये, है ना। ये वो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? लेड नाइट्रेट का। क्लियर है? चलिए, मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? चांदी के ऊपर काली परत जो चढ़ जाती है, काली परत चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कुछ महिलाएं होती हैं, चांदी से बनी चांदी धातु से बनी चीज़ों का उपयोग करती, पहनती हैं ना, चूड़ी उड़ी नहीं होता है, पैर में होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, पैर में पहनती है ना कुछ, वो घुंघरू जो बाजता टाइप में है, क्या, चैन पट्टी, चैन पट्टी बोलते हैं ना, चैन, चैन गले में पहने जाती, चैन पट, हाँ ऐसे कुछ होता है, जो भी है चांदी का। तो वो अगर कई दिन तक आप पहने रहो तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के क्या होता है, उसमें काली परत चढ़ जाती है। तो वही काली परत जो चढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है। पानी चढ़ना, पानी चढ़ना नहीं होता। पानी चढ़ना मतलब किसी धातु का पानी चढ़ाया जाए, जैसे सोने का पानी चढ़ाया जाए तो इससे क्या होगा, कोई भी धातु सोने की तरह दिखने लगती है, इसको बोलते हैं पानी चढ़ाना। गैल्वानीकरण नहीं। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कहाँ से आ गए? नहीं। संक्षारण क्या होगा? तो जो चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाते हैं आपकी संक्षारण। तो क्या कहलाती है सर? संक्षारण कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। चलो, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो, तैयारी अच्छे से करते रहना, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने का मतलब है ध्यान से पढ़ो, चीज़ों को रिवीजन करो, क्योंकि अभी अब आपके पास वक्त है। क्लियर है? आपका बोर्ड एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है यार, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये डेली लाइफ में काम आएंगी। अगर आज की चीज़ें, ये सारी नॉलेज की चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आप जब किसी के सामने खड़े होगे तो आप उसके सामने बोलने लायक नहीं होगे, क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, आप बात क्या करोगे? इसलिए आप धीरे धीरे समाज से बाइकआउट कर दिए जाओगे, है ना, और आप वैसे समाज में पहुंच जाओगे जिस समाज से अच्छे समाज का कोई वास्ता नहीं है। यदि आप अच्छे थॉट्स को अपने ऊपर हावी कर रहे होते हैं तो आप अच्छा बन रहे होते हैं, बहुत मेहनत लगता है, लेकिन आपको करना कुछ नहीं, आपको तो अच्छे थॉट्स को कम कर देना है, आप गंदे ऑटोमेटिक बन जाएंगे, आप खराब ऑटोमेटिक बन जाएंगे। स्कूल में पढ़ाई होती है, आप आकर यूट्यूब चैनल पर, ये चैनल आपका एक प्रकार का ट्यूशन ही है, आप ट्यूशन ले रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंट पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, अच्छे तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो। आप कुछ मत करो, आप इस चैनल पर मत आओ, मत पढ़ने आओ, कहीं पर भी पढ़ने मत जाओ, खराब ऑटोमेटिक बन जाओगे। खराब होने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। जिस दिन से आप मेहनत करना छोड़ते हैं, कम करते हैं, तो आप गलत दिशाओं में ऑटोमेटिक आप पहुंच जाएंगे। उसके लिए एक व्यवस्था लगी है आपके लिए काम करने के लिए, एक एनजीओ काम कर रहा है ना। क्वेश्चन पूछ लेता है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? बताइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कैसा वो है? अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक रेनिन नाम का हार्मोन्स होता है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, रेनिन।
है ना। रेनिन की वजह से हम दूध या दूध से संबंधित जो चीज़ें होती है उसको हम लोग खा पाते हैं। और सांप के अंदर रेनिन नहीं बनता, इसलिए उसको दूध दूध मत पिलाना, नहीं तो कुछ दिन बाद मर जाएगा, उसका पेट वेट खराब हो जाएगा, मर जाएगा वो, है ना। हमारे अंदर रेनिन पाया जाता है, इसलिए सांप दूध पीता भी नहीं, ये भी याद रखना। दूध से दही बनना कैसे बनता है, इसमें छोटा थोड़ा सा हम दही लाते डाल देते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं उसमें, है ना। दूध में यदि प्रोटीन पूछी जाए कौन सी प्रोटीन होती है, तो दूध में केसीन प्रोटीन होती है। ये दही बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक है कि भौतिक और रासायनिक दोनों की, रासायनिक इनमें से कोई नहीं। यदि तुम थोड़ा सा दही उसमें नहीं डालोगे तो क्या वो दूध ऑटोमेटिक दही बनेगा, बताइए, बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इसलिए ये कैसा परिवर्तन है, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है जिससे आलू का चिप्स बिल्कुल चिप मतलब क्रिप्सी लगता है ना, बिल्कुल मजा आ जाता है खाने पे। कौन सी गैस भरी होती है, बताइए, बता सकते हो? बता सकते हो? नाइट्रोजन। आपके पास जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, वो अगर किसी चीज में भर दोगे तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस जब भरी होगी तो उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। जो भी चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं जिसमें वसा लगा होता है, जब उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा तो चीज़ें खराब नहीं होंगी, इसलिए उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे हैं? बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। बिना बुझे हुए चूने का, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताओ क्या होता है? CaO। क्या होता है? बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। ढेर सारे ऑप्शन आपको दिए दिए जाएंगे वहां पर, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ, मिल तो गया। और क्वेश्चन कहाँ है? एक क्वेश्चन और बोलते हैं कि चूने के पानी में, चूने का पानी है, चूने का पानी है मतलब कि हमारे पास है Ca, पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो यह दूधिया हो जाता है। ये क्या है? तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो विलयन बनता है वो दुधिया हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि चूने का जो पानी होता है ना, वो आगे जाकर के कैल्शियम ये पता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ, CaCO3 बना लेता है। देखो Ca निकल गया और CO3, O2 O1 यहां से ले लिया, तो ये क्या बन गया? हाँ, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, और ये तो दूधिया हो जाएगा, हाँ, और H2O भी बनेगा। तो जब हम, और इसमें ऐसे ही बोल दिया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ना बोल करके बोल दिया जाता है जब आप मुंह से फूंकते हैं, ऐसे करते हो, तो जब हम मुंह से फूंक रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से निकल रही होती है, तो वो क्वेश्चन अपने आप बनाना होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से निकलेगी। तो यहाँ पर CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए अब हम लोग बात करेंगे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं जो लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके जितने भी प्रकार हैं आपको उनको पढ़ना है। क्लियर है? उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सारी अभिक्रियाएं आपको पढ़नी हैं।
इसके बाद से आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद से समीकरण संतुलित करना होता है ना, उसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है ना, समीकरण को संतुलित करना, इसको भी आप लोग देख लेना, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समीकरण संतुलित करना। इसके बाद यहाँ पर एक और आता है संक्षारण, है ना, और भी चीजें हैं, जैसे संक्षारण हो गया, और एक टॉपिक है, क्या है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, रासायनिक साम्य जैसे है, इसमें इसमें रासायनिक साम्य भी पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं में, है ना, जैसे संक्षारण हो गया, विकृत गंधता हो गया, एक हो गया, है ना। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। और कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मतलब झकास चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आप रासायनिक समीकरण अभिक्रिया उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसके क्वेश्चन हमारी दी गई प्लेलिस्ट पर दी गई हैं। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर भी हमारे वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसे आप अम्ल क्षार एवं लवण उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो ऊपर यूट्यूब पर सर्च करिए अम्ल क्षार एवं लवण बाई बायो अमन, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप हमारे ढेर सारे वीडियो सर्च करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छे तरीके से एक नए अंदाज में पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहली बात बता दूं, मेरे को खांसी आ रही है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत हो तो माफ करना मुझे, है ना। चलिए, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आसुत जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। क्वेश्चन है कि आसुत जल में H प्लस आयन की सांद्रता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर, 10 की पावर -6 मोल प्रति लीटर, 10 की पावर -7 मोल प्रति लीटर, 10 की पावर 0 मोल प्रति लीटर। आसुत जल, जल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो इसकी कितनी होती है, 10 की पावर -7 मोल पर लीटर, इसका राइट आंसर होगा, ये याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल में पीएच का मान 4 है तो घोल होगा। एक घोल में पीएच का मान 4 है तो घोल होगा। क्वेश्चन है, बताओ। पीएच स्केल बना लेते हैं, ये यहां पे है 7, है ना, 1 से 7 और 7 से यहां तक है 14। 7 में क्या होता है, 7 में उदासीन होता है। 1 से 7 तक जो रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कैसा होता है, ये अम्लीय होता है। ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है। अब यहां से देखो कितने क्वेश्चन निकालोगे। जल कैसा है, तो जल का पीएच यदि पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लिया जाता है, बताओ जल का पीएच बताओ, जल का पीएच मान बताओ। क्वेश्चन है इसमें, है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन इसमें है। जल का पीएच कितना होता है, जल उदासीन होता है, ना ही जल एसिडिक होता है। कैसा, ना ही जल एसिडिक होता है, ना ही जल बेस होता है, ना ही जल क्षारीय होता है। जल कैसा होता है, जल न्यूट्रल होता है। जल का पीएच कितना है, 7।
तो अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, एक घोल पीएच मान जिसका कितना है 4 है, क्या है 4 है, तो बताओ वो घोल कैसा होगा। वो घोल आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, उदासीन होगा, क्षारीय होगा, आयनिक होगा या अम्लीय होगा। बताइए क्या होगा, बताइए। पीएच स्केल देख लिए अब तो बता ही दोगे बताओ क्या होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। अब पीएच स्केल से एक क्वेश्चन और देखो, यहीं से एक घोल है जिसका पीएच का मान 14 है, तो घोल होगा, बताओ। तो घोल होगा, वो घोल कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या आयनिक होगा। यदि 14 है, क्या 7 से अगर उधर चला गया तो कैसा होगा, वो क्षारीय हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन पीएच स्केल से आपके पूछे जाते हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, याद रखना, बताए दे रहा हूं। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर है। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अम्लीय पीएच का मान है, ऐसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन घुमाएगा कैसे पीएच से। अम्लीय पीएच का मान है, बताओ। देखो जवाब कैसे है, 7। 7 तो है ही नहीं, 7 से उदासीन है। 7 से कम, 7 से अधिक या फिर शून्य। अम्लीय पीएच कितना है, 7 से अधिक है क्या, 7 से कम है या फिर उदासीन है। तो अम्लीय पीएच जो है वो 7 से कम है, तो सही जवाब कौन सा होगा, राइट इज द बी आंसर, 7 से कम अम्लीय पीएच होगा। क्लियर है, ये देखो टिक लगाते जाओ, भूल मत जाना। क्लियर है। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा आपसे, बहुत घुमाएगा, है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉप, अच्छा नियॉन है, नियॉन। नियॉन क्या है बताइए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। नियॉन है, बताओ। जो गैसें बल्ब में भरी होती हैं, जो किसी से भी क्रिया नहीं करती, उन गैसों को क्या बोलते हैं, जो क्रिया करती ही नहीं है, क्या बोलते हैं। नियॉन है क्षार धातु, उपधातु, अक्रिय गैस या फिर संक्रमण तत्व। नियॉन, नियॉन क्या है, तो नियॉन एक प्रकार की अक्रिय गैस है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में और भी जो अक्रिय गैस हैं उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक अक्रिय गैस होती जेनॉन, होती ना, तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ होती है कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र है विरंजक चूड़, हमेशा बोलते रहते हो ना, बोलते रहते हो कि अरे विरंजक चूड़ है भाई, ये है वो है ना। तो बताओ विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या है, आपके पास ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। Na2CO3.10H2O, CaOCl2, NaOH, सोडियम, ये तो सोडियम आ जाए, हाँ, K2CO3। विरंजक चूड़ का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, ये होगा विरंजक चूड़ का फॉर्मूला। ऑप्शन देख लेते हैं, सी इज द राइट आंसर, विरंजक चूड़ का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और मैं देख रहा था, धोने का सोडा, धोने का सोडा है, धावन सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3, Na2CO3.10H2O। ये तो राइट आंसर है, लेकिन यहीं पर 3 आपके पास भड़काऊ आंसर भी लिखे रहेंगे, जिससे आप समझ नहीं पाए, जैसे आप समझ ही नहीं पाए क्या पूछा जाए क्या पूछा जाएगा, बस ऐसे ही गलत करके चले आए। जैसे भड़काऊ क्वेश्चन भी डाले जाते हैं जिससे आप भ्रमित हो जाएं, है ना, ये क्वेश्चन ऐसे करके डाले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है, अगर पूछा जाए धवन सोडा, जो धोने वाला सोडा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, यहीं पे लिख दूं। चलो, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, बताइए। ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है धमन सोडा, धमन सोडा जीवाणु रहित बन जाएगा है। फिर फिटकिरी, फिर बेकिंग सोडा, फिर विरंजक चूर्ण। तो बताइए कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? बताओ, चार ऑप्शन दे दिया, राइट आंसर बताऊं? बताऊं? फिटकिरी मिलाई जाती है, फिटकरी। इसीलिए बाल काटने वाले जो रहते हैं ना, फिटकरी लेकर के रखते हैं। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, फिटकरी का फॉर्मूला बताओ, फिटकरी का फॉर्मूला बताओ, K2SO4 वाला बताओ फॉर्मूला। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे, कसम है सभी को, अगर नहीं बताए ना तो भूल जाओगे ये क्वेश्चन। बोले भैया ऐसी कसम दे दिए कि देखो, भूलना, अगर आप कोई भी चीजों को भूल जाते हो ना तो उसकी टेंशन मत लो, उसकी टेंशन बिल्कुल लो ही मत कि मैं भूल जाता हूं। ये बेसिक नेचर है, इसे एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें बताऊं, मैं जापानीज, जो जापान वाले इतने आगे बढ़ गए हैं, वो लोग आज भी एक डायरी बुक पे काम करते हैं, डायरी पे। कैसे? अगर उनको बाजार जाना होता है तो डायरी ऐसे निकालते हैं, उसमें लिख लेते 2 किलो आलू, 3 किलो मिर्चा, 5 किलो धनिया, 100 ग्राम मात्र वो क्या लेना, 100 ग्राम फूल गोभी, 10 ग्राम पालक, ऐसे करके लिख लेते हैं। फिर मार्केट जाते हैं, खोलते हैं, लेके चले जाते हैं। तो ये भूलने की आदत हमें है। हमारा ब्रेन जो चीजों को रिवाइज नहीं करोगे आप, जो भी चीज को, वो चीज को वो भुला देगा। इसलिए इस पर ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं कि यार मैं तो बहुत जल्दी भूल जाता हूं, मेरे को याद ही नहीं होता है। भाई सही तरीके से रिवीजन करो, याद होगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान मतलब बस ऐसे। और पता है ध्यान में क्या करना है? बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान। किसी एक चीज पर फोकस करो, या फिर अपने दिमाग के पीछे वाले दिमाग के हिस्सों को देखने का प्रयास करो, है ना। यदि दिया जल रहा है तो उसको करो, या फिर कोई म्यूजिक चल रही है, उस म्यूजिक पर फोकस करो। समझ रहे हो? सबसे सिंपल ध्यान आता है, तुम्हारी नाक चलती रहती, नाक ऐसे खड़े हो, फोकस करो कि तुम्हारी नाक नीचे जा रही, करो सब लोग, करो अभी करो। फिर देखो कि नाक अंदर जा रही है, नाक अंदर भी जा रही है, पेट फूल रहा है, लंग्स फूल रहे हैं, ऐसे करके फील करो, इस चीज को फील करो। चलो करते हैं, करो। मैं तो बहुत देर तक करने लगता हूं, है ना। इसलिए क्या होता है पता है, जो आपका दिमाग है ना, जो आपके थॉट्स है ना, वो एक जगह पर कंट्रोल हो जाते हैं ऐसे करके। आपकी एनर्जी कंट्रोल रहती है इससे। और जिस समय आप ये चीजें कर रहे हैं, याद करिए कि आपके दिमाग में कौन से थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, जिन थॉट्स को आप भुलाना चाहते हैं उनको स्वीकार कर लीजिए। क्लियर है? उनको स्वीकार कर लीजिए, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई तुमसे बोले कि तू फेल हो जाएगा, तो फेल हो जाने को सुन करके टेंशन मत लो, यार मैं फेल हो जाऊंगा, अब रोने लगे हो भाई, मैं फेल हो जाऊंगा, वो करने लगे। नहीं यार, रो मत। बोला फेल हो जाएगा, बोला आई एक्सेप्टेड, मैं फेल हो जाऊंगा पक्का। अब दोबारा से मत बोलना, बस हो गया। एक्सेप्ट कर लिए, फेल हो जाऊंगा तो क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग ने बोला हाँ चल ठीक, निकल निकल, चल निकल तू, हट। निकल गया वो। फिर तुम्हारा दिमाग वो फेल होने के बारे में नहीं सोचेगा, वो पास होने के बारे में सोच रहा है। अगर तुमने नहीं एक्सेप्ट किया, तुम बोला अबे हट, निकल, फिर तुम्हारा दिमाग खोलेगा, अबे यार वो तो कह रहा था तू फेल हो जाएगा, यार वो भी कह रहा, तुम्हें मौसा जी भी कह रहे थे। कोई भी चीजें उनको एक्सेप्ट कर लो, मान लो गलतियां, मान लो कि हाँ मैं नहीं कर सकता, बस फिर करो उसको एक अलग तरीके से। अपनी अपनी चीजों को, अपना लक्ष्य ना किसी को मत बताओ, किसी को नहीं। चुपचाप गंदे वंदे कपड़े पहन के यहाँ चौराहे में घूमते रहो, है ना, पागल की तरह यहाँ वहाँ टहलते रहो, लोग मिले तुमको दौड़ा लो। बोल तो पगला गया है। है ना। अपना लक्ष्य किसी को मत बताओ, साइलेंटली वर्क करो, और जिस दिन तुम्हें सफलता मिलेगी ना, उस दिन लोग देखेंगे
पूरी दुनिया देखेगी। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि शुद्ध जल का पीएच क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच होता है 7। क्या होता है? 7। या तो जल का पीएच या फिर शुद्ध जल का, इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पीएच स्केल से ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि शुद्ध जल का पीएच, अशुद्ध जल का पीएच। तो भैया जल मतलब जल 7। क्लियर है? जल में नींबू मिला दोगे तो एसिडिक हो जाएगा, फिर वो एसिड के नेचर में आ जाएगा, फिर एसिड में देखना पड़ेगा किस लेवल पे है। अगला क्वेश्चन है, उदासीनी अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो ये होती है, एसिड और बेस की आपस में क्रिया होती है, तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को अपन लोग बोल देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है ऑप्शन है अम्ल एवं अम्लीय लवण के द्वारा होती है, या फिर क्षार एवं क्षारीय लवण से, अम्ल एवं क्षार में, अम्ल एवं जल में। तो ये क्रिया किसके द्वारा होती है? उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया के लिए आपको अम्ल चाहिए और क्षार चाहिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है किसमें? अम्ल और क्षार के साथ। ठीक है, अम्ल और क्षार में ये रिएक्शन होती है, ये क्रिया होती है। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताइए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन कैसा होता है? तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन हमेशा याद रखना क्षारीय नहीं होता, उदासीन नहीं होता सॉरी, आयनिक नहीं होता है, वो अम्लीय होता है। SO2 का जो जलीय विलयन होता है एक हमारे क्लास में लड़का था, उसका नाम था शुभम, तो कई बच्चों ने मिलकर के उसका नाम रख दिया था SO2, है ना। उसको सोटू सोटू बोलते थे, सोटू सोटू करके उसका SO2 हो गया। वो भाई वो बहुत पीटता था बच्चों को, ऐसे हाथ उमेड़ दिया करता था है ना। एक मेरा दोस्त है, वो एलियन में तैयारी कर रहा था, तो वो जब हम लोग यहाँ पे थे एक दिन ऐसे ही डिस्कस हो रहा था, तो ऐसे ही बताने लगा, वो एलियन में नीट की तैयारी करने गया, पतला भी था वो, तो बोलता था यार वो जो शुभम था ना, जो SO2 था सोटू, बोला वो यार हाथ ऐसे उमेड़ देता था, और वो बोलता था ऐसे, जैसे हाथ उमेड़ता था, बोलता था और बोलिए और बोलिए, तो ये जब बोले ना बोलिए, तो फिर वो बोले, ये बोले नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा भैया छोड़ दे मुझको नहीं बोलूंगा, तो फिर वो हाथ ऐसे उमेटन रखता था, बोलता था अभी तो बोलिए, अबे तो बोलिए ना मनिए, अबे तो बोलिए है ना। ऐसे करके यार बचपन की कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हमेशा पूरी ज़िंदगी आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। चलिए, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यौगिक को किस नाम से बुलाते हैं? अभी मैंने बताया था इसको, बताइए। CaOCl2 का बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाता है बताओ इनमें से कौन सा प्रबल क्षारक है ना, प्रबल क्षारक, तो अगर प्रबल क्षारक की बात आए तो आपको कहीं पर NaOH या फिर KOH दिख जाए, ठीक है, NaOH और आपको यदि KOH दिख जाए तो आप इन्हीं पर क्लिक कर देना, आप इन्हीं पर टच कर देना, क्योंकि ये प्रबल क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? तो सर यही प्रबल क्षारक आपके होते हैं। क्वेश्चन शुद्ध जल का पेज ऐसे करके ढेर सारे पूछे हैं, प्रबल जल का क्षारक यदि बात की जाए तो भैया याद रखना यही होता है,
या नहीं हो या के ओ एच ऑप्शन मिल जाए टिक कर देना बिना किसी परेशानी के, है ना। धोने के सोडे के दो उपयोग, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में और कांच साबुन एवं कागज उद्योगों में। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ओ भाई, बताओ बेकिंग सोडा, ये तो याद है भाई, NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा। क्लियर है? तो आज की वीडियो यहीं तक। इसमें आपका अभिक्रिया वगैरह, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये आपका धातु और अधातु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ इसमें से जितने क्वेश्चन फंसेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको, सारे तो मतलब जो भी आते हैं ऑब्वियसली इधर उधर करके फंस जाएंगे। ठीक है। यदि आप और भी हमारे ढेर सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट दी गई है क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहीं पर जाकर के आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आज हमको? धातु और अधातु। धातु और अधातु का आज हम पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि तांबे का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, तांबे का अयस्क है। अब आपके सामने 4 जवाब दिए गए हैं। बॉक्साइड Cu2S, Cu2O, Cu2CO3.CuOH का होल ट्वाइज। तो जो तांबे का अयस्क होता है उसको Cu2S बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसके बाद कॉपर पायराइट का सूत्र है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कॉपर पायराइट का सूत्र है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन, फर्स्ट Cu2S एंड सेकेंड Cus एंड थर्ड CuFeS2 और Cuf। तो C इज द राइट आंसर, CuFeS2। CuFeS2 ये है कॉपर पायराइट का रासायनिक सूत्र। ठीक है। एक देखिए, एक 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 और 14 में मृदा धातु है, वो सॉरी मुद्रा धातु है। मुद्रा, जिसकी मुद्रा धातु जिसको बोला जाता है, बताइए मुद्रा धातु है। 2013 और 14 के अंदर ये पूछा गया था आपके सामने। माफ करना भैया, खांसी आ रही है। मुद्रा धातु है Zn, Ag, Mg और Na। मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक और Ag, Og, सुनो जी, है चांदी, सोना, कौन है मुद्रा धातु? Ag, Ag इज राइट आंसर। ठीक है, चलो याद रखना, क्योंकि मुद्रा के रूप में इस धातु का प्रयोग किया जाता था तो वही इसको मुद्रा धातु ही बना दिए। अब एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, पीतल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए पीतल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपधातु, अधातु, यौगिक और मिश्र धातु। याद रखना जो पीतल होता है वो एक मिश्र धातु है। कैसा धातु है? तो वो एक मिश्र धातु है। पीतल कैसी धातु है सर? तो पीतल मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, पीतल और एक चीज और, अलमगम, अलमगम है कि अमलगल, अलमगम, अलमगम भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा, बताइए पीतल है धातु, उपधातु, अधातु या इनमें से कोई नहीं। या फिर पूछ लेगा अलगम क्या है यार, अलमगम, अलम है ये, अलम फिर गम,
अलंगम है, तो अलंगम भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण इससे पतले तार बनाए जाते हैं। बताइए, धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके कारण इसके पतले तार खींच दिए जाते हैं, इसके पतले तार बनाए जाते हैं। बताइए उस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं बताता हूं 4 ऑप्शन। ध्वनिक, आघातवर्धता, चालकता, तन्यता। बताइए, ता से होता है तार और ता से होता है तन्यता। सी इज द राइट आंसर। तन्यता इज राइट आंसर। तन्यता जो होता है वो धातु से पतली तार के रूप में निकल जाता है, उसको बोलते हैं तन्यता। एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछ जाता है, धातु को से पीट पीट के चादर बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण से चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चांदी के ऊपर काली परत, है ना, और तांबे के ऊपर हरी परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, उस प्रक्रिया का नाम बताओ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपचयन, संक्षारण और ऑक्सीकरण। बताइए, यदि लोहे में जंग लग जाता है, एक चीज और, लोहे में जंग लग जाता है तो वो इनमें, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? संक्षारण है कि ऑक्सीकरण है कि अपचयन है कि आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो जो चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ती है ना, और जो तांबे के ऊपर हरी परत, वो संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, संक्षारण हो जाता है उस चीज का। अगर पूछा जाए ऐसे, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया है? संक्षारण, ऑक्सीकरण, उपचयन या उदासीनीकरण? तो जो लोहे में जंग लगना एक प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लोहे में जिसमें जंग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते, हमें पता है जो अधातुएं होती हैं उसमें विद्युत नहीं चल सकती हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? यानी कि एक हमारे पास अधातु है और वो विद्युत का अच्छा चालक भी है। क्या है? विद्युत का अच्छा चालक भी है। वो अधातु भी है और विद्युत का अच्छा चालक भी है। हीरा, सल्फर, फ्लोरीन या ग्रेफाइट? बताइए, हीरा में करंट मारता है क्या? धातु है हाँ? बताइए। लेकिन जो पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है, वो करंट मार देता है, ये याद रखना। ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। तार नहीं है तो ग्रेफाइट को जोड़ के दोनों में तार बांध दो, करंट आपका पास हो जाएगा। क्लियर है? ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं। हमें पता है कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं वो कैसी होती हैं? वो सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं। लेकिन 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 निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रह सकती है? कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रह जाए। बताओ, कमरे पे ताप पे रहने वाली धातु का क्या नाम है? हम लोग पढ़े हैं ना, पारा। बताओ, पारा, जिसको बोलते Hg। पढ़ोगी नहीं? Hg, इसमें बहुत ढेर सारे एग्जांपल है। Na है, Fe है, Cr है, Hg है। तो Hg जो पारा होता है वो कमरे के ताप पर रह जाता है। आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। हम लोग 7th या 8th में थे, तो एक हमारा दोस्त था क्लास का ही, उसके फादर या उसके मतलब रिलेटिव्स में कोई डॉक्टर हुआ करते थे। डॉक्टर मतलब क्लिनिक चलाते थे। तो उसको हमें शायद 7th 8th में पारा वारा के बारे में बताया गया था। तो हम लोग बोलते थे यार पारा कैदी तालाब है।
उस पारे के तालाब में भैंस को बैठा दिया जाए तो क्या होगा? उस पारे के तालाब में यदि ट्रैक्टर को कुदा दिया जाए तो क्या होगा? यदि उस पारे के तालाब में मैं ऐसे सीधा सीधा लेट जाऊं तो क्या होगा? ऐसे कूद जाऊं तो क्या होगा? ऐसे पारे वारे की बात चल रही थी खूब। तो दूसरे दिन वो क्या किया, उस क्लिनिक से पारा उठा ले आया। तो हम सभी लोग बैठे थे क्लास में भाई, पारा आया, दिखाया वो पास में, मेरे पास एक दोस्त और, फिर वो बीच में बैठा था, दिखाया, बोला अमन देखो देखो मैं पारा लाया। मैं दिखा, ऐसे देखे तो हम लोग ऐसे छू छू के देख रहे थे सब, उसको छूने हुआ हुआ मतलब हो क्या, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे छुए टच करें तो क्या हुआ, ढेर सारी लड़की को मतलब घेर लिए, क्या है भाई क्या है, पारा है पारा है पारा है। और उसको पता है कोई ऐसे छिना रहे कोई ऐसे छिना रहे, उसका परवना पूरा गिर गया। अब वो पारा गिर गया, इधर फैल गया भाई, थोड़ा सा पारा पूरे क्लास में फैल गया। वो पता कैसे उठा रहा था, जैसे ये कागज है, जैसे ये एक कागज है, इस कागज को ऐसे करता था, ऐसे जमीन पे ऐसे लगा के ऐसे निकालता था, फिर ऐसे उसमें डालता था, ऐसे करके वो बंदा करीब आधे घंटे अपने पारे को डिब्बे में डाला। और फिर सर्वर भी आ गए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन पारा हमने फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट तो नहीं था, फिर उसके बाद से कई बार देखे, लेकिन पहली बार पारा मुझे वही बंदे ने दिखाया। और आज वो खुद की क्लिनिक भी चलाता है, और ठीक ठाक डॉक्टर है, रूरल एरिया का, अच्छा अच्छा काम कर रहा है वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। जो विद्युत तार होते हैं उन पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लाने जाने वाला यह पदार्थ है। तो जो विद्युत तार होते हैं, विद्युत मतलब प्रतिरोधी टाइप की जो परत होती है वो पीवीसी होती है भाई, पॉलीवाइनल क्लोराइड, है ना। कौन सी होती है, पॉलीवाइनल क्लोराइड होती है। बहुत कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था ये, है ना। चलो कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल हो जाती है, द्रव्य हो जाती है, तो वो यही है धातु, पारा, Hg। पूरी कहानी सुन लेना। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? सिल्वर तो है ये, है ना, ये जी बताया था ना, सिल्वर। जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? सभी ऑप्शन है, CuZnAgNi। तो जर्मन सिल्वर में Ag धातु नहीं होती है। क्या नहीं होती है? Ag नहीं होती है। क्लियर है? चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, बताइए SO2 का जलीय विलयन होता है, तो SO2 का जलीय विलयन हमेशा होगा अम्लीय, एसिडिक होगा, बेसिक नेचर का वो नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चन एक और पूछा गया है, ये आपका 2011, 12, 18 और 20 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? कोई ऐसी धातु है जो क्या करती है, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया। ठीक है, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती, कौन सी है? उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वो है सोडियम। बी इज द राइट आंसर, बी नहीं, डी इज द राइट आंसर, सोडियम। कॉपर, लोहा, जस्ता, सोडियम, तो ये हुआ सोडियम। संक्षारण क्या होता है? ये जो अभी हम लोगों ने बताया, ये संक्षारण, डिफिनीशन इसकी क्या होती है, संक्षारण क्या होता है? देखो, वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय हो जाना, धातुओं का धीरे धीरे नष्ट हो जाना, वायु के द्वारा या फिर किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा, यदि कोई धातु है वो धीरे धीरे नष्ट हो जा रही है, उसका क्षय हो रहा है, तो वही क्रिया संक्षारण कहलाती है। क्लियर है? यहाँ पे निस्तापन, प्रगलन, ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। अच्छा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? हाँ, ये जवाब, ये क्वेश्चन है। अब ये लड़कियां हैं तो सोने होने का सामान तो पहनेंगी ही हैं, शादी में बिल्कुल सोना ही सोना मांगेंगी है ना, कहेंगे भाई उन्होंने 10 लाख का जो सोने होने का बनवाया, वो कहे मैं 20 का बनवाया। हम बोलेंगे भैया हमारे पास सोना था ही नहीं, पहनने के लिए एक धागा वागा पहन लिए थे बस, है ना है ना। पूरे क्वेश्चन आएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 20, 22, 24, 28। तो जो शुद्ध सोना होता है, याद रखना, हमेशा हमेशा काम आने वाला है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है।
कितने का? तो 24 कैरेट का होता है क्या? शुद्ध सोना। ठीक है, चलिए मुझे लगता है आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। और इसमें देखो जैसे मिश्र धातु है, निस्तापन, गालन, प्रज्वलन, प्रगलन और भर्जन, है ना। इन चीज़ों को आप लोग याद कर लेना, धातु कर्म के बारे में पढ़ लेना, ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे आपका ये भट्ठी वट्ठी के बारे में, ये भट्टियाँ भी पढ़ लेना, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं, है ना। पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पे आपको खुद ही मतलब एक आइडिया मिल जाएगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रुकिए, मैं आपको कुछ बोर्ड एग्जाम की टिप्स दिए दे रहा हूं, इसको मिटा दूं। देखिए, यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम है, मैं एक मोटा मोटा मान लेता हूं आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखनी है? ध्यान में आपको एक टारगेट, आपको एक गोल फिक्स कर लेना है। और सबसे पहली चीज, कितने सब्जेक्ट हैं इस एग्जाम के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर हैं, ये आपको याद होने चाहिए, आपके दिमाग में बसे होने चाहिए। इस साइंस में 14 चैप्टर, इसमें इतने, इसमें इतने, इतने इतने करके, और धीरे धीरे उन सभी चैप्टर को आपको पढ़ना होगा, सभी चैप्टर को। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक चैप्टर, पर्सनली एक चैप्टर आपको नंबर नहीं दिलाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज ही हो, लेकिन सभी चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको नंबर भी चाहिए होता है ना। थोड़े से नंबर लेके कहाँ टहलोगे यहाँ वहाँ। इसलिए कहता हूं एक टाइम टेबल बना लो। मैं कहता हूं दिन में ना, मात्र तुम अभी से, अभी जिस स्टेज में हो ना, अभी से मात्र 4 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दो। ओनली 4 घंटे, ज्यादा नहीं कहता, बस 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे, मात्र 10 दिन पढ़ो। फिर 11वें दिन छुट्टी लो, और जब 12वें दिन तुम आओ तो तुम यही 4 को 6 घंटे बना दो, 6 घंटे पढ़ो। इस तरह 10-10 दिन करके आप अपने टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। और सभी लोग बोलते हैं मेरे को याद नहीं होता, याद नहीं होता, भूलने की बीमारी है। तो देखो, भूलने की कोई बीमारी नहीं होती है, वो एक ह्यूमन का बेसिक नेचर होता है, चीजों को भूल जाना। जिस चीज पर उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, उस चीजों को भूल जाता है। तो इस पर ज्यादा अपने दिमाग को बर्डन देने की जरूरत नहीं है। यार तू तो भूल जाता है, तू नालायक है, तू बदतमीज है, तुझे कुछ नहीं आता, तू मतलब सबसे खराब है, दुनिया का सबसे खराब लड़का है तू, क्लास में सारे टॉपर बैठे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मेरे क्लास में, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं जब कोचिंग करने गया था 12th के बाद, मतलब हाँ उधर ही, तो एक लड़की थी, वो क्लास में बहुत टॉपर थी, बहुत अच्छी थी वो, है ना। वो हमें लगता था बहुत टॉपर थी, ये थी, वो थी, सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज थी उसको। तो क्या था कि मैं बहुत उससे इंस्पायर था भैया। मैं भी आता था शाम ऐसे आंख मींचते हुए तो क्लास में बैठ के पढ़ लेता थोड़ा थोड़ी। एक दिन क्या हुआ, मैंने उससे बात किया, मैं अपनी मतलब रोक नहीं पाया भाई, क्लास में, क्लास खत्म हुई, बाहर निकले, गया, रोकाया, मैं कहा भैया रुको थोड़ा सा, है ना। मेरा भी थोड़ा थोड़ा मतलब नाम वाम चलता था, थोड़ा थोड़ा कि हाँ अमन अमन आता है, वो पीछे बैठा रहता है उधर, है ना, कॉर्नर पे सबसे। तो बोली हाँ अमन बताओ। तो मैंने ऐसे ही बोला, तो बात बात हम लोग शुरू किए। बाद में धीरे धीरे करके होता गया सारी चीज़ें। तो बाद में जब पता चला, उसकी रियलिटी पता चली, तो मतलब यही मुझे था कि भैया इसको सिर्फ सब्जेक्ट वाइज आता है, वो भी 1 या 2 सब्जेक्ट, और ये इतना ज़्यादा डिप्रेस रहती, इतना ज़्यादा डीमोटिवेट रहती है, फिर वो मुझको अपना मोटिवेशन के लिए मुझसे बात किया करती थी कि यार अमन, हाँ तुम कुछ बताओ, अमन तुम कुछ बताओ, ऐसे करके। अमन अब मेरे पास खुद ही उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और ये मैं 100% रियलिटी, 100% सत्य बात बता रहा हूँ। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्या पता शायद वो मेरे को देख भी रही हो इस समय। और फिर क्या हुआ था, कोविड आया था, तो कोविड के दौरान मैं भी अपने पढ़ाई में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, तो उस विषय में बात हम लोगों की नहीं होती थी। और देन क्या हुआ, धीरे धीरे ख़त्म होता गया, मैं भी नंबर में डिलीट कर देता हूँ, मतलब कर दिया, उन्होंने भी कर दिया, फ़ोन कभी किए नहीं, तो कभी कांटेक्ट हुआ नहीं। तो इस तरह करके क्या हुआ कि हम लोगों को समझते हैं कि यार वो बहुत पढ़ रहा है, बहुत है, अच्छा ये भाई तुम बहुत अच्छे हो, ये समझना तुम, ठीक है, अपने आप को खास बना लो, तुम हो यार खास। तुम्हारे पास ऐसी नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है, याद रखना भैया, हाथ जोड़ के कहता हूँ, फोन करके मुझे बता देना जो नॉलेज आप लोगों के पास है। तो इस तरह करके कभी भी अपने आप को बुरा मत बोलना। याद नहीं होता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबको भूल जाता है,
उसको कई बार पढ़ोगे, रिपीटेशन करोगे, जितना रिपीटेशन, जितना रिवीजन, देखो याद नहीं होता है। अब यहीं पर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर आपको आसानी से चीजें याद हो जाए तो आप मेहनत क्या करोगे? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं है ना, सब चीजें याद हो जाएंगी, क्या मेहनत, आप सब लोग निकल नहीं जाएंगे। तो इसीलिए यही होती है मेहनत। अब आपको याद नहीं और आप फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हो, 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 धीरे धीरे करके याद हो गई। आप जिम जाते हो, 10 दिन जाते हो, क्या बॉडी बन जाती है? नहीं बनती है। लगातार जाते हो जिम में, जाते हो जाते हो जाते हो, 4 साल 5 साल, 4 साल 5 साल 6 साल जाते हो, तब जा करके अच्छी बॉडी बनती है। इस तरह मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत से पीछे मत हटना। चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छा फोड़ोगे यदि आप मेहनत करना सीख गए तो, यदि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिए तो। सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए, फिर बुक देखिए, 1-2 बुक और खरीदिए, पढ़ना शुरू करिए। किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं जाना। मत करो ट्रैवल, ट्रैवल से बचो। मत जाओ ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन आज यूट्यूब पर फ्री का इतना कंटेंट अवेलेबल है भैया, आईएएस पीसीएस डॉक्टर तक इसी यूट्यूब के कंटेंट से बन जाते हैं। और आप लोग हमेशा नुक्स निकालते रहते हो, कमियां निकालते रहते हो, इसलिए कमियां मत निकालो, अच्छाइयां लोगों की ढूंढो। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।